कौन सा रिलीज चल रहा है? 6.2. एनीवन हैविंग एनी आइडिया? 6.2. 6.2, वेरी गुड। तो 6.2 में बेसिकली गल्फ कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट आया है। उसमें अरबिक लैंग्वेज का जो ऑप्शन चाहिए था वो वहां पे ऐड कर दिया है। अदरवाइज एज सच वहां पे कोई मेजर अपडेट नहीं है। सो अगर आपका 6.1 है देन इट इज ऑल्सो गुड। अगर आप 6.2 कर लेते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। सो 6.2 इज द लेटेस्ट रिलीज अवेलेबल इन टैली प्राइम। और टैली प्राइम में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, एक टैली प्राइम नॉर्मल जो है वो मिलता है, और एक टैली प्राइम एडिट लॉग अवेलेबल है, जो जहाँ पे स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट है एमसीए की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, कि अगर आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी है सो आपको एडिट लॉग मेंटेन करना जरूरी है। आपके सॉफ्टवेयर में एडिट लॉग होना जरूरी है, ये आप लोग को सबको पता होगा। इनकेस नहीं है तो पता होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक ब्रीफ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एडिट लॉग आपका जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो उसमें एडिट लॉग होना जरूरी है, ताकि आपने जो एंट्रीज किए हैं वो एंट्री का फ्रॉम क्रिएशन और ऑल्ट्रेशन और डिलीशन का लॉग मेंटेन करना जरूरी है। अगर वो एंट्री डिलीट भी हो गई है सिस्टम में से तो उसका लॉग होना जरूरी है। तो उसके लिए एडिट लॉग भी अवेलेबल है। और अगर आपका अदर देन प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी है तो आप नॉर्मल टेलीप्राइम भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। विल क्रिएट अ न्यू कंपनी। आई गिव द नेम एज पेरोल ट्रेनिंग। I'll select the state। यहाँ पे आपको पता है कि सारी डिटेल्स डालनी होती है, फाइनेंशियल कब से स्टार्ट हो रहा है, आपका बुक्स बिगिनिंग वगैरह कब से है, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट करता हूँ, फीचर्स का एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे अगर आपको इन्वेंटरी वगैरह मेंटेन नहीं करना है, खाली अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो आप यहाँ पे इन्वेंटरी को नो कर सकते हो। अभी फिलहाल अपने को जीएसटी मेंटेन नहीं करना है तो जीएसटी को नो कर देते हैं, बिकॉज वी आर लुकिंग एट द पेरोल। तो पेरोल में आप लोग एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेरोल का एक ऑप्शन दिया है, मेंटेन पेरोल। यहाँ पे हमें यस करना है। ये ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इनकेस आपने कंपनी क्रिएट कर लिया है उसके बाद भी अगर आपको पेरोल एक्टिवेट करना है तो आपको क्या करना है, जो कंपनी क्रिएट की है उसके एफएलएन फीचर्स में जाना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मेंटेन पेरोल। तो आप यहाँ पे भी उसको यस कर सकते हो। एफएलएन फीचर्स में जाके आपको मेंटेन पेरोल का जो ऑप्शन है उसको एनेबल करना होता है। मैं जीएसटी को डिसेबल कर देता हूँ। मेंटेन पेरोल को मैं यस करता हूँ। और एनेबल पेरोल स्टेच्यूटरी, स्टेच्यूटरी पॉइंट ऑफ व्यू से पेरोल में जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे फिलअप करनी है, जैसे प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है, कंपनी कोड है, कंपनी ग्रुप अकाउंट कोड है। ये सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑप्शन है, ये हम लोग बाद में भी देखेंगे। एम्प्लॉय इंश्योरेंस अगर ईएसआईसी एप्लीकेबल है, एनपीएस अगर एप्लीकेबल है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर डालना है, और इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिटेल डालना है। और अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो आप यहाँ पे अदर सिलेक्ट कर सकते हो। इफ इट इज अ गवर्नमेंट देन इट इज ओके, बट अदरवाइज आपको यहाँ पे अदर सिलेक्ट करना है। बाकी डिटेल्स कैसे फिलअप करना है वो हम लोग सेकेंड सेशन में देखेंगे। सो ये मेरा पेरोल एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पे। नाउ सबसे पहले जब हम लोग क्रिएट में जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं। क्रिएट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एम्प्लॉय ग्रुप। अब जैसे एम्प्लॉय ग्रुप है यहाँ पे एक एम्प्लॉय कैटेगरी का भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। शो मोर करोगे तो देखो यहाँ पे, ये शो लेस करूंगा तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। ये पेरोल मास्टर से यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप दिख रहा है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे शो मोर करूंगा यहाँ पे आपको कैटेगरी भी दिखाई देगी। कैटेगरी इन द सेंस के मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ कि मेरा एक फैक्ट्री है जो भिवंडी में है, और मेरा एक ऑफिस है जो मुंबई में लोकेटेड है, मे बी अंधेरी में हो सकता है, बैंड्रा में हो सकता है, कहीं पे भी है। सो मुझे दोनों का पेरोल मेंटेन करना है, तो मुझे आइडेंटिफाई किस तरह से होगा, तो इसके लिए मैं कैटेगरी में दोनों लोकेशन डाल दूंगा। एक में डाल दूंगा अंधेरी अपना फैक्ट्री भिवंडी का, और एक में डाल दूंगा एचओ मुंबई करके, या जो भी आपका लोकेशन है वो आप डाल सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। देन यू हैव टू क्रिएट अ ग्रुप। ग्रुप यानी बेसिकली आप इस तरह से यूज कर सकते हो कि आपके ऑफिस में अलग अलग डिविजन है, जैसे एचआर डिवीजन अलग है, अकाउंट्स डिवीजन अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है। तो डिपार्टमेंट वाइज या डिवीजन वाइज भी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रुप बना सकते हो। एंड देन आपको यहाँ पे बनाना है एम्प्लॉय, तो हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय बनाते हैं।
या मैं आपके लिए ग्रुप भी और कैटेगरी भी बना देता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ HO मुंबई, ये मेरा HO हो गया। एंड देन आई क्रिएट अ फैक्ट्री भिवंडी। तो ये मेरा दो कैटेगरी बन गया। नाउ क्रिएट अ ग्रुप। तो यहाँ पे मुझे कैटेगरी प्राइमरी दिखा रहा है, मुझे सिलेक्ट करना है HO मुंबई चाहिए या मुझे फैक्ट्री चाहिए। तो ये जो कैटेगरी बनाई है वहां से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ग्रुप बनाना है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो इस तरह से मैंने एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट ग्रुप बना दिया। अंडर मेरा ये प्राइमरी रहेगा, और यहाँ पे हम लोग ग्रुप वाइज भी सैलरी डिफाइन कर सकते हैं, बट वो अभी हम लोग फिलहाल नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ ग्रुप बना के कैटेगरी में उसको कनेक्ट करते हैं। Then I'll create say सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये मैंने दो डिपार्टमेंट बना दिए। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी बता रहा है, तो मुझे HO मुंबई में चाहिए। तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ एम्प्लॉय का, से एम्प्लॉय ए, या हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं अंडर विच कैटेगरी, यानी कौन से डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है, अकाउंट्स में है या सेल्स में है। एज ए सेल्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी उसने जॉब कब ज्वाइन किया है। सी मेरा बुक्स बिगिनिंग, यानी मैं टैली में पेरोल अभी अप्रैल 25 से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट वो एम्प्लॉय हो सकता है मेरे यहाँ पे बहुत पुराना भी हो सकता है, यानी 2 साल 5 साल से भी काम कर रहा होगा, या न्यू ज्वाइनिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना जरूरी है। और अगर आपकी कंपनी में ग्रेचुइटी की अगर मिलती है, तो फिर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आपको पता होगा कि ग्रेचुइटी के रूल के हिसाब से जो भी एम्प्लॉई 5 साल या उससे ज्यादा अगर आपके ऑफिस में काम, यानी आपके कंपनी में काम कर चुका है, देन ही विल बी एलिजिबल फॉर द ग्रेचुइटी। सो उसका ग्रेचुइटी कैलकुलेशन करने के लिए आपको यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना जरूरी है। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 11/20। तो ये 1 जनवरी 20 से इसने जॉब यहाँ पे ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया है डिफाइन सैलरी डिटेल्स, बट अभी हम लोग उसको डिफाइन नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे हमें डालना है एम्प्लॉय नंबर। अगर आपके कंपनी में एम्प्लॉय नंबर देते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हो जो भी उसका नंबर है, उसका डेजिग्नेशन क्या है। सो नाउ ही इज लुकिंग आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट, या आपको जो भी डालना है डेजिग्नेशन, सेल्स मैनेजर या जो भी आपके हिसाब से डालना है आप डाल सकते हो। फंक्शनलिटी उसकी क्या रहेगी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। लोकेशन जैसे मैंने बोला HO, तो यहाँ पे आप HO डाल सकते हो। जेंडर अगेन प्रेजेंटली इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट पहले ये जेंडर भी डालना जरूरी होता था, क्योंकि इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होता था। सो यू कैन डिफाइन वेदर इट इज अ मेल और फीमेल। डेट ऑफ बर्थ अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट एक तरह से इसका डेटाबेस बन जाता है। आपको चाहिए तो आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो यहाँ पे। उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उनके फादर मदर का नाम क्या है, उनके अगर मैरिड है तो स्पाउस का नाम क्या है, उनका एड्रेस वगैरह डालना है, रेसिडेंशियल एड्रेस तो यहाँ पे डाल सकते हो। उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी यहाँ पे डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन सी यू कैन यूज दिस ईमेल आईडी टू सेंड द पे स्लिप थ्रू ईमेल। तो यहाँ पे ईमेल भी हमें मेंशन करना बहुत जरूरी है। देन यहाँ पे यस करेंगे बैंक डिटेल्स, यानी एम्प्लॉय का जो बैंक अकाउंट है। जनरली ऐसा होता है कि सैलरी अकाउंट होते हैं तो सेम बैंक के भी अकाउंट हो सकते हैं, बट अगर सैलरी अकाउंट नहीं है, उसका प्राइवेट अकाउंट है, यानी उसका पर्सनल अकाउंट है बैंक में, पर्सनल सेविंग्स अकाउंट है, तो आप यहाँ पे यस करके उसकी बैंक डिटेल्स डाल सकते हो। जैसे कि अकाउंट नंबर डालना है यहाँ पे, ये मैंने डाल दिया, उसका IFSC कोड जो भी एप्लीकेबल है। देन यू विल गेट अ लिस्ट टू सिलेक्ट द बैंक। यहाँ पे आपको लिस्ट आएगी। अगेन ये लिस्ट आपको, आपका TSS वैलिड होगा, आपका लाइसेंस एजुकेशन मोड में नहीं होगा तो ही मिलेगी, अदरवाइज आपको ये लिस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगी। सो यू कैन सिलेक्ट द लिस्ट के कौन से बैंक में उसका अकाउंट है, उसका ब्रांच क्या है, ट्रांजेक्शन टाइप, यानी आप उसको कैसे पेमेंट करोगे। यू कैन हैव ई फंड ट्रांसफर ऑल्सो, यू कैन सी यहाँ पे शो मोर में ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक चेक है, इलेक्ट्रॉनिक DDPO है, ई फंड ट्रांसफर है।
हम लोग ई फंड ट्रांसफर लेते हैं, एम्प्लॉय का नाम क्या रहेगा, उसका अकाउंट नंबर आ गया, आईएफएससी कोड डालोगे वो आएगा, और आप कंपनी के कौन से बैंक से उसको पेमेंट करने वाले हो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल मेरा एचडीएफसी में अकाउंट नहीं है, मेरा मैं डाल देता हूँ पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, तो आई क्रिएट वन अकाउंट। ये गो टू में जाके मैं यहाँ से अकाउंट बना देता हूँ उसके लिए। अंडर बैंक अकाउंट, यहाँ पे मुझे मेरे कंपनी का अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड वगैरह सब डालना है, एंड आई सिलेक्ट पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट। ब्रांच कौन सी है ये सब यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना होता है। तो ये मेरा अकाउंट बन गया। अब यहाँ पे देखिए मुझे पंजाब नेशनल बैंक, यानी मेरा एक फिक्स है कि मैं जो सैलरी प्रोसेस कर रहा हूँ वो पंजाब नेशनल बैंक से ही पे कर रहा हूँ। तो यू कैन सिलेक्ट दैट डिफॉल्ट, अगर है तो आप जो डिफॉल्ट सिलेक्ट कर सकते हो। बेनिफिशियरी कोड वगैरह सब आपका यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। देन आप कौन सी रेजिमी फॉलो कर रहे हो, रेगुलर टैक्स रेजिमी या नई टैक्स रेजिमी, ये आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। अगर एम्प्लॉई बोल रहा है कि मुझे रेगुलर टैक्स रेजिमी फॉलो करनी है, तो आप रेगुलर टैक्स रेजिमी फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको डिडक्शंस वगैरह मिलते हैं जो भी आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किए होंगे उसके। अगर आप न्यू टैक्स रेजिमी फॉलो करोगे तो जैसे मैंने बताया कि बाकी सारे डिडक्शंस जो है गवर्नमेंट की तरफ से हटा दिए गए हैं, बट जो टैक्स का लिमिट है वो अप टू 12 लाख रुपीज है, यानी आपकी इनकम अगर 12 लाख तक जाती है तो फिर आपको टैक्स क्या एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो आप यहाँ पे यूज डिसाइड कर सकते हो। इन केस अगर आप पेरोल ऑलरेडी यूज कर रहे हो और आपको टैक्स रेजिमी चेंज करनी है, तो आप यहाँ से भी टैक्स रेजिमी हिस्ट्री में जाके सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि अप्रैल 24 से मैं रेगुलर टैक्स रेजिमी फॉलो करता था, बट अप्रैल 25 से मुझे टैक्स रेजिमी चेंज करनी है। मुझे जूनी जो टैक्स रेजिमी वो फॉलो नहीं करनी है, नई टैक्स रेजिमी में मुझे टैक्स कैलकुलेशन चाहिए। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हो। तो इस तरह से आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सो बाय डिफॉल्ट अब मेरा न्यू टैक्स रेजिमी हो गया। लेकिन जब मेरा अगर डेटा का कंसोलिडेटेड है 24 25 या 23 24 का, तो मेरा जो टैक्स रेजिमी था वो जूनियर टैक्स रेजिमी था, और वो हिसाब से मेरा टैक्स कैलकुलेशन बताएगा। यहाँ पे अगेन आपका पैन नंबर मैंडेटरी है, बिकॉज आप सबको पता होगा कि पैन नंबर अगर नहीं है तो फिर आपको 20% टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसलिए पैन नंबर इज मस्ट, पैन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना जरूरी है। सो मैं आपको पैन नंबर डाल के भी दिखा देता हूँ। आधार नंबर अगेन नॉट मैंडेटरी, बट आपके पास है तो आप डाल सकते हो। यूनिवर्सल नंबर, अगर आपका पीएफ एप्लीकेबल है तो आप यूएएन नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, ताकि आप जब पे स्लिप पे करके कंपनी की तरफ से दोगे एम्प्लॉय को, तो उसको पे जो यूएएन नंबर है उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन जस्ट यूज दैट यूएएन नंबर टू चेक द पीएफ बैलेंस। यहाँ पे पीएफ अकाउंट नंबर वो पहले हुआ करता था, तो पीएफ अकाउंट नंबर है, ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अकाउंट नंबर है, वो भी अगर है तो यहाँ पे डाल सकते हो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर पीएफ, और ये प्रैन नंबर जो है दैट इज फॉर एनपीएस, अगर एनपीएस एप्लीकेबल है तो यहाँ पे प्रैन नंबर आपको डालना पड़ेगा। ईएसआईसी नंबर और ईएसआईसी डिस्पेंसरी नेम, यानी उनके एरिया में जो भी जहाँ पे भी वो रहते हैं वहां पे अगर कोई ईएसआईसी डिस्पेंसरी है तो उसका यहाँ पे नाम स्पेसिफाई करना जरूरी है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपको मेंशन करना है कर सकते हैं। देन दिस इज अगेन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर पासपोर्ट और वीजा डिटेल्स अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर ये आपको ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से उसे F12 में जाके यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शन है उसको डिसेबल कर सकते हो। जैसे मुझे पासपोर्ट वीजा डिटेल्स नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। तो अब देखिए वो विंडो यहाँ से हट गई है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पहले एम्प्लॉय को कॉन्फ़िगर कर लेंगे, यानी एम्प्लॉय को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि किस तरह से हम लोग ने कंपनी क्रिएट की है, किस तरह से हम लोग ने पेरोल एक्टिवेट किया है, किस तरह से हम लोग कैटेगरी बनाई है, कैटेगरी का यूज क्या करेंगे। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे ये भी देखा कि ग्रुप हम लोग ने किस तरह से क्रिएट किया, और ग्रुप को हम लोग ने किस तरह से कैटेगरी से कनेक्ट किया हुआ है।
एंड देन एम्प्लॉय को हम लोग ने वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है यानी डिपार्टमेंट है वहां पे हम लोग ने उसको कनेक्ट किया है। तो अभी तक जो भी हम लोग ने इसमें देखा है उस पर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एनीवन हैविंग एनी क्वेरी? अगर आप लोग को कुछ क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। No, sir. Else, if you have query, you can write it down on the chat box. You can ask us. Our support team is there, so they will reply to your queries. So can we go ahead? Yes. Okay. Thank you very much. So ये हम लोग ने एक एम्प्लॉय क्रिएट कर लिया है। Now I'll create one more employee. जैसे मैं यहाँ पे एक फैक्ट्री भिवंडी पे क्रिएट कर देता हूँ, उसका नाम डालता हूँ अगेन। यहाँ पे हम लोग ने कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, पैकिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। मैं अभी फिलहाल उसको पैकिंग डिपार्टमेंट प्राइमरी में ही रखता हूँ। उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग में यहाँ पे अप्रैल 25 डालता हूँ। यहाँ पे अगेन एम्प्लॉय नंबर डेजिग्नेशन है, पैकिंग डिपार्टमेंट में क्या है क्या नहीं वो अपने को स्पेसिफाई करना है। लोकेशन वगैरह एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया है। बट यहाँ पे बैंक डिटेल्स, यहाँ पे टैक्स रेजिम भी रेगुलर फॉलो करनी है तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे उनका पैन नंबर डाल देते हैं। बाकी सब डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है तो आप इस तरह से उसको फिलअप करके रख सकते हैं। तो ये हम लोग ने दो एम्प्लॉय क्रिएट कर लिए हैं। ये यूनिट्स है। यूनिट्स बेसिकली इसके लिए है कि आपको अगर ओवर टाइम अगर आप कंपनी पे कर रही है तो ओवर टाइम कैलकुलेशन करना है। या जैसे फैक्ट्री में होता है कि मुझे सर्टेन प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद अगर उसके ऊपर मैं अगर एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्शन करता हूँ तो मुझे पर यूनिट के हिसाब से यानी पर पीस के हिसाब से या पर नंबर के हिसाब से मुझे एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाता है। तो हो सकता है कि मैं अगर 10 पीस ज्यादा प्रोड्यूस करता हूँ, मेरा जो सैलरी है उसके हिसाब से जो मेरा टारगेट है पर डे का प्रोडक्शन का, उसके अलावा अगर मैं 10 पीस ज्यादा प्रोड्यूस करता हूँ तो उससे फॉर एग्जांपल मुझे पर पीस 5 रुपया 2 रुपया जो भी है मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एक पीस का अगर मुझे 5 रुपये मिलता है तो वैसे ही अगर मैंने 10 पीस ज्यादा प्रोड्यूस किया है तो मुझे उसका एक्स्ट्रा मिलेगा। या मैं ओवर टाइम करता हूँ, जैसे मैं 8 घंटे का मेरा से फॉर एग्जांपल 100 रुपया दिन का सैलरी है, तो अगर मैंने 2 घंटे काम किया है तो मेरे को 2 घंटे का जितना भी अमाउंट बनता है वो मुझे मिल जाएगा। तो ये यूनिट यहाँ पे हम लोग इसके लिए क्रिएट करते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ ओटी, ओवर टाइम। अगर डेसिमल प्लेसेस में डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि जैसे मैंने 1.5 घंटा काम किया तो 1.30, तो 2 यूनिट ऑफ मेजर डेसिमल प्लेसेस आप डाल सकते हो इस तरह से। तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। देन आपका सैलरी जो कैलकुलेशन होता है, आपको पता है कि अगर आप एब्सेंट हो तो आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाती है। इन केस अगर आपके यहाँ पे पेड लीव मिलती है, सिक लीव मिलती है, तो वो हिसाब से आपको यहाँ पे पे हेड बनाने हैं। बट मेन जो पे हेड रहेगा वो आपका एब्सेंट या तो प्रेजेंट। अगर आप एब्सेंट डालना चाहते हो तो एब्सेंट भी डाल सकते हो, या आप प्रेजेंट डालना चाहते हो प्रेजेंट भी डाल सकते हो। आई क्रिएट वन पे दिस अटेंडेंस टाइप कॉल्ड एब्सेंट। तो यहाँ पे मुझे एब्सेंट डालनी है। अगर एम्प्लॉय एब्सेंट है तो मुझे उसकी सैलरी डिडक्ट करनी है। सो अब यहाँ पे है अटेंडेंस लिव विथ पे, यानी जो भी प्रेजेंट रहेगा तो मुझे उसका सैलरी कैलकुलेट करके देना है। लिव विदाउट पे यानी मुझे उसका सैलरी डिडक्ट करना है। अगर प्रोडक्शन बेसिस पे है तो प्रोडक्शन बेसिस पे या यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप के हिसाब से कैलकुलेट करना है। ये यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप को हम लोग एक बार इग्नोर करते हैं एंड वी विल सी के हमें लिव विदाउट पे यानी एब्सेंट है तो मुझे उसका सैलरी डिडक्ट करना है। तो वी विल सिलेक्ट लिव विदाउट पे। तो ये हमने एक अटेंडेंस बना दिया। नाउ विल क्रिएट से एग्जांपल पेड लीव। सो दिस इज अ पेड लीव। यहाँ पे मैं प्राइमरी ले लेता हूँ। अगेन इट इज अटेंडेंस लीव विथ पे, बिकॉज अगर इरिस्पेक्टिव वो एब्सेंट है बट क्योंकि उसका पेड लीव मुझे देना है तो मैं यहाँ पे पेड लीव डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे अटेंडेंस और लीव विथ पे करता हूँ। यानी वो प्रेजेंट है या उसका छुट्टी है बट मैं विथ पे कर रहा हूँ।
यानी इवन इफ इट इज दैट एग्जीक्यूटिव और दैट एम्प्लॉय इज एब्सेंट बट बिकॉज ही इज एलिजिबल फॉर द पेड लीव, तो मैं उसको जो उसकी छुट्टी है वो पेड लीव करके देता हूँ, यानी उसको रीइंबर्स करके देता हूँ। सेम वे फिर आपका सिक लीव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यू कैन एड इट ओवर हियर। देन दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज पे हेड्स, यानी पे हेड्स मुझे बनाने हैं। पे हेड्स में बेसिकली आपका ये आएगा, बेसिक कितना है, डीए अगर एप्लीकेबल है तो डीए कितना है, एचआरए कितना है, फिर आपका जो अर्निंग पार्ट में जो जो आप उसको देते हो वो आएगा, देन आपका डिडक्शन पार्ट आएगा, और फिर आप उसको लोन देते हो, एडवांस देते हो, तो वो सब हम लोग यहाँ पे हेड्स क्रिएट करेंगे। सो विल क्रिएट अ पे हेड्स वन बाय वन, बेसिक सैलरी, और यू कैन गिव अर्निंग अर्न सैलरी ऑल्सो। आपको अगर चाहिए तो आप उसको अर्न सैलरी का नाम दे सकते हो। अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि काफी सारे पे हेड टाइप्स दिए हैं। तो बेसिकली अगर आप बोनस पे करो तो बोनस का नाम आएगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज, यानी उसकी सैलरी में से डिडक्ट करना है, विच इज नॉट स्टेच्यूटरी, यानी स्टेच्यूटरी नहीं है, गवर्नमेंट मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। जैसे मैं एडवांस डिडक्ट करता हूँ, मैंने एडवांस पे किया है लेकिन मुझे उसका डिडक्शन करना है, तो आई से डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज। अगर मैं उसका लोन का ईएमआई डिडक्ट करता हूँ, उससे कंपनी से लोन ले रखा है और मुझे उसका ईएमआई डिडक्ट करना है, तो मैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज। सेम वे अगर कोई वॉलंटरी डिडक्शन होता है, एम्प्लॉय का वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का भी डिडक्शन होता है, अगर वो बोलता है कि मेरा पीएफ में अमाउंट को प्लस करना है, तो आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड जो डिडक्ट करोगे, अगेन इट इज अ डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। अगेन दैट वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ स्टेच्यूटरी पार्ट, यानी कंपनी से उसका कोई कंसर्न नहीं है, वो वॉलंटरी अपने पॉइंट यानी अपनी इच्छा से पीएफ के लिए ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। सो इट इज अ डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय यानी जिसकी वजह से एम्प्लॉय की अर्निंग होती है, जैसे हम लोग सैलरी देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, या कुछ अलाउंसेस देते हैं, तो ऑल दीज आर अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे हम लोग अर्निंग फॉर एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय स्टेच्यूटरी डिडक्शन, एम्प्लॉय स्टेच्यूटरी डिडक्शन यानी जो मैंडेटरी है, जैसे कंपनी है तो कंपनी में पीएफ एप्लीकेबल है, ईएसआईसी एप्लीकेबल है, या और कोई स्टेच्यूटरी जैसे ये एनपीएस एप्लीकेबल है, तो वो एनपीएस वगैरह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ईएसआईसी है, इनकम टैक्स है, एनपीएस एप्लीकेबल है, पीएफ एप्लीकेबल है, पीटी एप्लीकेबल है, वॉलंटरी पीएफ एप्लीकेबल है, तो वो सब आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। देन एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस, एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस जैसे पीएफ के लिए एप्लीकेबल होता है कि मुझे उसका ईडीएलआई चार्जेस भी पे करना होता है और एडमिन चार्जेस भी पे करना होता है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके उसको पेड क्रिएट कर सकते हो। देन कम्स द एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, यानी एम्प्लॉयर का भी स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन होता है। आप सबको पता होगा कि पीएफ के लिए 12% अगर एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्शन करते हैं, तो 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होता है, तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ का, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ईपीएफ और ईपीएस में। तो वो कैसे करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयर का ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन भी होता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे बाद में जब हम लोग स्टेच्यूटरी पार्ट कवर करेंगे। सो ये स्टेच्यूटरी पार्ट कवर होता है। अगर आप ग्रेच्युटी पे कर रहे हो तो यहाँ पे ग्रेच्युटी आ जाएगा, लोन्स एंड एडवांसेस है तो लोन्स एंड एडवांसेस आएगा, रीइंबर्समेंट टू एम्प्लॉइज, अगर किसी चीज का रीइंबर्समेंट कर रहे हो तो आप उसको यहाँ पे रीइंबर्समेंट टू एम्प्लॉइज भी डाल सकते हो। और टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन परक्विजिट्स, यानी परक्विजिट्स के ऊपर अगर टैक्स पे किया है तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सो प्रेजेंटली वी विल सी कि दिस इज अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। तो पहले हम लोग जितने भी अर्निंग पार्ट होते हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज फिक्स्ड है या वेरिएबल है, जनरली जो बेसिक सैलरी है वो फिक्स रहती है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ रिवीजन ऑफ द सैलरी, अदरवाइज इट इज अ फिक्स्ड। बट जहाँ पे वेरिएबल होता है, हर मंथ चेंज होता है, तो वी कैन सिलेक्ट एज अ वेरिएबल। सो आई सिलेक्ट फिक्स। Now this is under Right. indirect expenses because it is a salary. अगर वो wages होती तो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले सकते थे एज पर द रूल। जो रिलेटेड टू फैक्ट्री होते हैं खर्चे, हो सकता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री से रिलेटेड हो सकता है आपका वेजेस आप जो पे कर रहे हो वो भी हो, आपका टेलीफोन का बिल हो, या कुछ भी रिलेटेड प्रिंटिंग स्टेशनरी भी हो सकता है, रेंट आप पे करते हो। सो एनीथिंग रिलेटेड टू फैक्ट्री it goes to direct expenses, and anything related to offices like सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या आप कुछ भी और खर्चे करते हो, स्टेशनरी वगैरह पे करते हो, तो वो सारा ऑफिस से रिलेटेड गोज इनटू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमें अगर चाहिए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी ले सकते हैं, या हम यहाँ पे एक ग्रुप भी बना सकते हैं
सैलरीज टू स्टाफ करके आप यहाँ पे ग्रुप बना सकते हो, विच विल बी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अलग अलग पे हेड आएंगे। उससे अच्छा सैलरीज टू स्टाफ का एक ग्रुप आएगा, उसमें ही सारे पे हेड सबको दिखाई देंगे जो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है। तो ये हो गया अफेक्ट नेट सैलरी। यस डेफिनेटली, क्योंकि मैं सैलरी पे करूंगा तो उसकी जो सैलरी है उसमें वो अफेक्ट होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे अफेक्ट नेट सैलरी। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप। अब मैं पे हेड तो बना रहा हूँ बेसिक का, बट मुझे यहाँ पे जब मैं पे स्लिप प्रिंट करके दूंगा तो मुझे यहाँ पे प्रिंट करके चाहिए अर्न सैलरी। सो यू कैन चेंज इट टू अर्न सैलरी ऑल्सो। तो ये मैंने अर्न सैलरी बना दिया। यूज फॉर ग्रेच्युटी कैलकुलेशन, यहाँ पे आपको यस करना है अगर आपका ग्रेच्युटी एप्लीकेबल है। सो बेसिकली ये होगा कि बेसिक सैलरी जब आप प्रोसेस करोगे उसके ऊपर ग्रेच्युटी एप्लीकेबल हो जाएगी, और वो ग्रेच्युटी के रिपोर्ट जब जनरेट करेंगे तो उसमें वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको यस करना है। देयर इज समवन कॉल्ड वर्षा मैडम। सर मुझे लेक्चर का वीडियो मिलेगा क्या? यस डेफिनेटली यू विल गेट अ वीडियो। यू ड्रॉप योर ईमेल आईडी, वी विल डेफिनेटली सेंड यू द वीडियो थ्रू ईमेल। तो आपको जिसको भी वीडियो चाहिए रिकॉर्डिंग, तो आप अपना ईमेल आईडी, आपका कॉन्टेक्ट नंबर और आपका नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आवर टीम विल नोट इट डाउन एंड ओपन कीजिए मैम यहाँ पे से। डेटा डाउनलोड करते हैं। हेल्प चाहिएगा। डेटा किधर है? कनेक्टेड बैंकिंग के लिए हेल्प चाहिएगा। अच्छा, ओरिजिनल लोकेशन बताइए। मैं नहीं जैसे एक छोटा ही है। अगर अगर कुछ समझ में आता है तो मुझे नहीं पता है कि बहुत टाइम लगे। नॉर्मली फॉर एग्जांपल मैंने एडमिन से कर दिया था, सब वर्क हो रहा है। ओके, अब मुझे यूजर को भी राइट देना है। यूजर को राइट देने के लिए मैंने कंट्रोल सेंटर से अप्रूवल दे दिया, ये हो गया सर। जब मैं लॉगिन करता हूँ अभी पहले तो लॉगिन भी हो जाता है। तो अभी क्या करना है इसके बाद? वो फैच करने तो नहीं दे रहा है, तो वापस से कनेक्शन मांगना पड़ेगा आपके पास। तो ओपन कीजिए टैगिंग। Yeah. So actually, now while I'm trying to give access to the user for banking connected services, so again I have to connect or what? माझं चालू कुठे सर? I can get मी आता डाउनलोड केले ते. माझं नाही चालू आहे. It's not allowing it. We need to start connected. तो 2 मिनट करती इसको हमने ना एक जो टीएसए पर खुले के एरर है उसको निकाल के 2 रिपोर्ट करते हैं। How exactly? ठीक है 2 मिनट। For example, I have given, first of all, I have done the setup from the admin. Okay, cyber check the admin wala hai. Full permission I given. From there, I'm able to download the statement, even though fetch the balance cyber. That is working fine. Now I wanted to give the access to the user as well. Separate user. So now I give the approval from the control center and the tally access. Right. From both the help. But it's not exactly actually, one second. One second. Hello. Am I audible now? Hello. Am I audible now? हमने जब मास्टर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया तो So there, I'm directly getting an option PAN connection. There is no option of reconnection.
And even though there is no correction, same company here, same valuation. क्लोजिंग एज ओपनिंग होता है तो हम लोग वो कौन से कंपनी का चलता है तो ईयर कम प्रीवियस वाला क्या Okay. One second. मीटिंग चालू कीजिएगा मेरा फोन में तो मुझे I'm just logging to the admin first. Okay. तो बिल्कुल भी Then- हाजिरी दीजिए क्या हो सकता है हेलो ऐसा म्हाका माझ्या सिस्टमचा प्रॉब्लेम झालेला ना तर मी रिस्टार्ट केलं हाँ हाँ You change it. Change it. ठीक है मी तो फराडी कंपनी हो गई No problem. चालू तुम्ही झालं One second. And now, yeah. बस मैं अपने मर्जी से दे रहा हूँ तो मैं यूजर डिफाइंड वैल्यू भी डाल सकता हूँ या फिर हो सकता है कि कोई अलाउंस ऐसे हो कि भाई मैं हर एक एम्प्लॉय को सेम नहीं देता हूँ हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग देता हूँ तो वो मेरी मर्जी के ऊपर है या कमीशन देता हूँ इंसेंटिव देता हूँ इट इज डिपेंडिंग तो मैं अपना कैलकुलेशन करके मैं यूजर डिफाइंड वैल्यू डाल सकता हूँ फ्लैट रेट हर महीना मुझे 2-2 हजार रुपये डिडक्ट करना है जब तक कि उसकी लोन क्लोज नहीं होती है तो यहाँ पे मुझे वो फ्लैट रेट डिफाइन करना पड़ेगा ऑन अटेंडेंस यानी अगेन प्रेजेंट है तो मुझे देना है Okay, one second. Okay. Now, one second. My banking option. Hello. Okay, here I have to reconnect, right? One. Okay. Just reconnect. I don't have to the full cell. जल्दी कर देंगे मैंने ऑप्शन आहे पीपल मध्ये जाऊन हेलो ये जो मैंने अभी फॉलो कॉपी किया आपको हेलो सॉरी यहाँ पे मैं उसका एब्सेंट करूंगा तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लेंगे और यहाँ पे लीव विदाउट पे डिफाइन करेंगे अब यहाँ पे है कैलकुलेशन पीरियड यानी कैलकुलेशन कैसे होगा उसका सैलरी का तो डेली बेसिस पे उसको देते हैं जैसे वेजेस होता है कहीं कहीं पे डेली बेसिस पे होता है कहीं पे वीकली बेसिस पे होता है कहीं पे फोर्टनाइटली बेसिस पे होता है बट मोस्टली one second. No, sorry. So here on in the connection screen, I'm getting the connection ID and all. So here, validity is also showing and it is showing as a connected. Now what I have to do? और मैं पिछले चैट ओपन It is showing as connected. Focus bank ID connected. एक Okay. सेकंड So I will check this thing. हाँ बोलिए
I have to go on with Check that. the Here it is showing connected. तो दो अकाउंट है, एक 7 से ना 7728 7279, ये वाला अकाउंट है ना, कौन सा वाला कस्टमर का, ये वाला है सर Just balance 7728 7728 Just balance. माझे ठेवा घरी Done. Here it says I'm able to fetch. Okay. Now I want. Now. Hello, Admin is working now. हेलो, So admin I have visit. Now I just wanted to give it to the user, right? कहाँ से? Do one thing. Open हाँ, बोलिए। Tally. Log in with the user. User से बोलो उनको कौन सा लगा है? 23 हाँ, किसी ने ओपन कर रहा कंपनी या फोल्डर है ना मुझे देंगे एक्सेस अल्ट्रा कर दीजिए। यूजर आईडी से ओपन करना है वो अकाउंट आईडी है अकाउंट चार्जेस राइट आईडी सांगा आधी। ये user का ही तो टाइम 1 सेकंड करेगा फिर समझ लोड इंस्टॉल पण चालू असेल तशी लाईट येते ना मला बॅकअप होतं सेला पाठवायचं ना मॅम. हा ते कुठून घेतलं तरी चालतं. काम कर दो ना खत्म काम करता sales ID. हेलो तो यूजर वाले से कीजिए ना सेल्स वाले से हाँ सेल्स वाला जो हाँ सर अकाउंट पर सांगा. हाँ ये सर 7938 6048 पासवर्ड ही कंपनी आहे का? ये 23 नंबर आहे ना? माझा सर बंद आहे हो. माझा म्हणतो एक मिनिट. ठीक है हाँ सर सरांचा मी नहीं हो रहा है नहीं जरूर अच्छा अच्छा हाँ चेक कर ओके थैंक यू सो मच समझा मुझे क्या है तो ना यूजर है ना जो यूजर हा नंबर काय हा आईडी से मत 1023 रिमोट एक्सेस में अलाउड नहीं 0 1 2 3 4 5 6 Sir, we can't hear your voice, but we are hearing the other हा मॅडम people's कोणता voice. डेटा पाहिजे तुम्हाला? हॅलो सर्व्हर हा आहे ना तुमचा? ARP अकाउंट अकाउंट्स मध्ये डेटा आणि हा बघा हा डेटा आहे ना उनको बंद करके वापस एक बार 100023 100023 रूम मध्ये ओपन केली आहे का मीटिंग नाही हो मीटिंगच नाही ओपन केली. कारण की तुमचाच आवाज एक येतो काम करो ना आप लोग भी कोई ना बोल दो ना माझं एक बार बंदच आहे rejoin मी कर बंदच करून टाकले ते.
माधुरी तो भी बोल दो ना। 1000023। आली पण. इधर बनाओ जिसे बन गया नाही बंद. चल बात करते हैं मिलते हैं अपने घर के आने करूँ डेढ़ घंटे. दिवस जेवला. तुम्ही काय मेल करणार आहे का मॅडम? टॅली बॅकअप इथे पाहिजे तुम्ही सीए ला नाव टाका तुमचं, रिनेम. मी केले होतं पण हे आवाजाचा काहीतरी इश्यू झाला, मी डिस्कनेक्ट करून टाकला. तर मॅडम ही फाईल जी आहे ना, हे अटॅच करून पाठवा तुमच्या ईमेलला, ठीक आहे? नाही दोन्ही नाही, ही झिप केलेली फाईल आहे ना तीच पाठवा तुम्ही. ही झिप केलेली फाईल. अभी टेस्ट करता हूँ हेलो हेलो हेलो, am I audible now? Are you able to hear my voice? Hello. Hello. Yeah, thank you very much. Sorry for the inconvenience due to some technical problem. My voice was not audible. I got the information. I'm extremely sorry. Next time we will take care इस तरह से कोई इश्यू बीच में ना आए. So again we will continue with the session. I hope कि आप लोग को मेरी स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी. तो हम लोग ने इस तरह से एक डीए का पे हेड बना रहे हैं. डीए के पे हेड में अगेन इट इज अर्निंग फॉर द एम्प्लॉय, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. उसका हर महीने का वो फिक्स अमाउंट है तो फिक्स रखेंगे. ग्रुपिंग में जैसे हम लोग ने सैलरी टू स्टाफ बनाया था वो भी हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन किया है. अफेक्ट नेट सैलरी यस करेंगे. नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पे स्लिप, तो हमें डीए रखना है तो डीए रख सकते हैं. इफ ग्रेच्युटी इज एप्लीकेबल ऑन द डीए तो आप यहाँ पे उसको यस कर सकते हो. अगर नहीं रखना है तो आप नो रख सकते हो. इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये डीआरएस अलाउंस के पे हेड पे जाएगा ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू, और उसका अक्रॉस द पीरियड टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए. अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे कि इसका जैसे हम लोग ने ऑन अटेंडेंस बेसिक हमारा ऑन अटेंडेंस रहेगा, बट हम लोग क्या करेंगे
जो डीए है वो ऑन कंप्यूटेड वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे उसे ऑन कंप्यूटेड वैल्यू रखा हुआ है। नॉर्मल राउंडिंग करेंगे 1 रुपया। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, ऑन करंट डिडक्शन टोटल, ऑन करंट अर्निंग टोटल, ऑन करंट सब टोटल और ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। सो मैंने क्या किया है, करंट डिडक्शन टोटल यानी जो डिडक्शन का टोटल आएगा उसके ऊपर, तो वहां पे मुझे कैलकुलेट नहीं करना है। करंट अर्निंग टोटल तो वो भी मुझे नहीं चाहिए। ऑन करंट सब टोटल यानी प्लस माइनस करके अर्निंग माइनस डिडक्शन करके जो टोटल आएगा उसके ऊपर मुझे कैलकुलेट करना है, तो वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला यानी इट इज डिपेंडिंग ऑन समथिंग। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करता हूँ एड पे हेड यानी मुझे बेसिक के ऊपर कैलकुलेट करना है, जो बेसिक सैलरी पे करूंगा उसके ऊपर मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने जो पे हेड है बेसिक वो सिलेक्ट कर लिया, यानी बेसिक के ऊपर डिपेंडेंट है, अप्रैल 25 से एप्लीकेबल है। परसेंटेज है या वैल्यू है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने परसेंटेज डाला है, 15% मुझे देना है, तो मैं यहाँ पे 15% सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा एक पे हेड बन गया। नाउ वी विल से के अदर अलाउंस, मैं उसको एक अदर अलाउंस देता हूँ। अगेन इट इज अर्निंग फॉर एम्प्लॉय क्योंकि उसकी इनकम बढ़ेगी। फिक्स है तो फिक्स रखते हैं। अगेन सैलरीज टू स्टाफ, यहाँ पे मैंने उसको टाइटल अदर अलाउंस दे दिया। यहाँ पे यस करता हूँ तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अदर अलाउंस का और अर्निंग का एक यहाँ पे हेड दिया, लेकिन उसमें 3 पार्ट है। फुल्ली एग्जाम्प्ट है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट ले सकते हो, यानी उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। फुल्ली टैक्सेबल है तो आप यहाँ पे उसे फुल्ली टैक्सेबल लोगे, यानी जो भी अमाउंट आप पे करोगे उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा। और यूजर डिफाइन यानी आप अमाउंट डिफाइन कर सकते हो कि कितने अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स लगेगा और कितने अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। So by default we take as a fully taxable on projected value, और यहाँ पे वैल्यू डालना है। अब वैल्यू मुझे कैसे डालना है, फ्लैट रेट डालना है। तो यहाँ पे मैं फ्लैट रेट और उसको मंथली बेसिस पे मैं पे करूंगा, नॉर्मल राउंडिंग और 1 रुपया। यहाँ पे देखिए कुछ भी बेसिस कंप्यूटेशन का यहाँ पे नहीं मिल रहा है क्योंकि इट इज अ फ्लैट रेट। तो यहाँ पे मैंने उसको अदर अनाउंस कर दिए। तो ये मेरे 3 पे हेड हो गए। नाउ वी विल सी अदर, जैसे मैं उसको ओवर टाइम दे रहा हूँ। अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज अगेन इट इज फिक्स्ड, मैं उसको फिक्स रखूंगा। सैलरीज टू स्टाफ, यहाँ पे ओटी या ओवर टाइम आपको जो भी चाहिए। अगेन इट इज अदर अलाउंस, तो यहाँ पे मैं उसको अदर अलाउंस टैक्सेबल ले लूंगा, ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू ले लूंगा। और यहाँ पे मैं उसको ले लेता हूँ ऑन प्रोडक्शन, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्शन डाल देता हूँ। प्रोडक्शन टाइप में यहाँ पे मुझे डालना है तो आवर्स बेसिस पे मुझे उसको डिफाइन करना है। नॉर्मल राउंडिंग और 1 रुपी, यानी मैं जितने घंटे डालूंगा उसके ऊपर उसका कैलकुलेशन होगा। और एक मैं डाल देता हूँ वेरिएबल अनाउंस करके, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑन यूजर डिफाइंड वैल्यू, यानी वो यूजर डिफाइंड वैल्यू रहेगा। तो ये मेरे पे हेड्स क्रिएट होगा। जब मैं एंटर करूंगा तब मैं उसका यूजर डिफाइंड वैल्यू रखूंगा। अभी मेरे पास उसका कोई भी वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं है कि मेरा जो अदर अनाउंसेस है या वेरिएबल अनाउंस है वो कैसे कैलकुलेट होगा। इसके लिए मैंने उसको यूजर डिफाइन रखा है। तो ये मेरे सारे अर्निंग्स हो गए। नाउ वी विल क्रिएट अ डिडक्शन पार्ट। तो डिडक्शन पार्ट में सबसे पहले क्या आ जाएगा, पीटी ऑन सैलरी, यानी जो सैलरी पे करते हैं उसके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है। तो अगेन इट इज अ एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, क्योंकि मुझे सैलरी में से डिडक्ट करना है। तो आई सिलेक्ट एज द एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है इट इज अ प्रोफेशनल टैक्स, तो मैंने प्रोफेशनल टैक्स कर लिया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। नाउ दिस इज अ लायबिलिटी, बिकॉज मैं एम्प्लॉय के सैलरी में से डिडक्ट कर रहा हूँ तो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। तो अगेन इट इज अ लायबिलिटी फॉर मी। अफेक्ट नेट सैलरी, यस, क्योंकि जब मैं सैलरी पे करूंगा तो उसमें से पीटी का अमाउंट कट होके आएगा, तो मेरी जो नेट सैलरी है उसको इफेक्ट करेगा। टाइटल आपको जो भी प्रिंटिंग के लिए चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इट इज अ कंप्यूटेड वैल्यू, बिकॉज प्रोफेशनल टैक्स जैसे वैट हमारा स्टेट बेस होता था वैसे ही प्रोफेशनल टैक्स है, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। सो महाराष्ट्र में जो भी एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे मंथली बेसिस पे डिडक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कर लूंगा।
नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपी, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा कि जो करंट अर्निंग टोटल है उसके ऊपर पीटी एप्लीकेबल होगा। तो जो भी अर्निंग टोटल हम लोग ने पे हेड बनाए, जो भी हम लोग उसको इनकम देंगे उस पे उसका पीटी एप्लीकेबल होगा। सो ऑन करंट अर्निंग टोटल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि अप टू 7,500 वैल्यू विल बी 0। 7,500 से लेके 10,000 तक का जो वैल्यू है दैट विल बी 175, और 10,000 से ऊपर है तो वैल्यू विल बी 200। बट आपको पता है कि महाराष्ट्र में ऐसा है कि साल भर में मुझे 2,500 रुपया पीटी डिडक्ट करना होता है। सो फेब्रुवरी में आपका इंस्टेड ऑफ 200 रुपीज आपका 300 डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना है February 26। अब यहाँ पे आपको एक कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू या स्टार्ट ऑफ फ्रेश। सो आपका जो प्रीवियस वैल्यू है वही कॉपी करना है तो आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, या स्टार्ट ऑफ फ्रेश करोगे तो आप यहाँ पे वापस से वो स्लैब डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू करता हूँ, और यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ कि मुझे फेब्रुवरी में जिसका सैलरी 10,000 के ऊपर है उसको 300 रुपये डिडक्ट करना है। यानी अगर आप कैलकुलेट करो तो अप्रैल से लेके जनवरी तक में 10 महीने होते हैं, तो 10 महीने का 200 के हिसाब से 2,000 रुपया होता है। फेब्रुवरी में आपका 300 रुपया हो गया, और फिर मार्च में आपका वापस 200 रुपया होगा। तो अगेन यहाँ पे आपको मार्च का एक बार डिफाइन करना पड़ेगा। कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू मैंने कर दिया, और यहाँ पे मुझे 200 रुपया डाल देना है। तो अब आप देखोगे तो अप्रैल से लेके जनवरी तक में 10 महीने में मेरा 2,000 रुपया हुआ, फेब्रुवरी में 300 रुपया यानी 2,300 रुपया हो गया, और मार्च में मेरा 200 रुपया, यानी मेरा साल भर का 2,500 रुपया पीटी कट जाएगा। तो इस तरह से महाराष्ट्र का स्लैब डिफाइन कर सकते हो। अब इसमें एक कंसर्न वो हो सकता है कि भाई मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। तो फीमेल के लिए जो भी स्लैब है उसका आप अलग से पे हेड बना सकते हो, और उसमें जो भी स्लैब एप्लीकेबल है, जैसे 0 to 10,000 रुपीज 0 रुपीज है, और 10,000 के ऊपर है तो 200 रुपया है। तो इस तरह से आप पे स्लैब डिफाइन करके, ये स्लैब डिफाइन करके आप फीमेल के लिए भी पीटी का नया पे हेड बना सकते हैं। तो पीटी हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अदर डिडक्शंस पे। पीटी के बाद आपका आएगा से फॉर एग्जांपल एडवांस टू स्टाफ। तो एडवांस टू स्टाफ इज नॉट अ स्टैट्यूटरी डिडक्शन, वी कैन टेक अंडर लोन्स एंड एडवांसेस। और यहाँ पे हम लोग उसको, बिकॉज इट इज एन एसेट फॉर द कंपनी, कंपनी ने एडवांस दिया है, कंपनी ने लोन दिया है, तो कंपनी का एसेट है, तो इट इज नाउ रिकवरेबल फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे मैं एडवांस टू स्टाफ डालता हूँ। अब ये एडवांस ऐसा होता है कि हर महीने एडवांस हम लोग स्टाफ जो होता है यानी एम्प्लॉय जो होता है हर महीने नहीं लेता, जब उसको रिक्वायरमेंट होती है लेता है। हो सकता है उसने अक्टूबर में लिया है लेकिन नवंबर में वो ना ले, तो इट इज अ यूजर डिफरेंट वैल्यू, यानी जब मैं पे करूंगा उसको एडवांस तो मैं वो सेम मेरे सैलरी में से डिडक्ट कर सकता हूँ। या हो सकता है कि मैंने जितना एडवांस दिया था, एम्प्लॉय ने मुझे बोला कि सर मुझे इस महीने थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, आप एक काम कीजिए, मेरा पूरा एडवांस डिडक्ट मत कीजिए, थोड़ा सा इस महीने कीजिए, थोड़ा सा अगले महीने कीजिए। तो अगेन द वैल्यू इज नॉट फिक्स, दैट इज द रीजन वी कैन सिलेक्ट एज अ यूजर डिफाइंड वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे उसको यूजर डिफाइंड वैल्यू ले लेंगे। नाउ विल क्रिएट वन पे हेड कॉल्ड लोन टू स्टाफ। दिस विल बी अगेन अंडर लोन्स एंड एडवांसेस, लोन टू स्टाफ। और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं फ्लैट रेट। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग अगर हाउसिंग लोन लेते हैं या और कोई भी लोन लेते हैं तो हमारा ईएमआई फिक्स होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जिसको बोलते हैं। तो सेम वे यहाँ पे भी मुझे हर महीना एम्प्लॉय बोलता है कि सर मेरी जो लोन है उसमें से आप 2,000 5,000 रुपये हर महीना आप डिडक्ट कर देना जब तक कि मेरा लोन कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इट इज अ फ्लैट अमाउंट। तो यहाँ पे हम लोग उसको फ्लैट रेट सिलेक्ट करके मंथली कितना डिडक्ट करना है वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सी यहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर आपको कॉलम दे देंगे तो फिर आपका हर एक के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसके लिए हर एक एम्प्लॉय का एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि हर कोई एम्प्लॉय लोन नहीं लेता है, जिसको जरूरत है वही लोन लेगा। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। सो हमारा पीटी हो गया, एडवांस टू स्टाफ हो गया, लोन टू स्टाफ हो गया। और कोई डिडक्शन है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे टीडीएस, टीडीएस ऑन सैलरीज। So again, it is a employee statutory deduction, income tax, current liabilities. Again, we are deducting income tax, so we have to pay to the department, income tax department. तो उस तरह से, और यहाँ पे हमें कोई स्लैब वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टैली से ही वो अपडेट होके आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसको मंथली डिफाइन कर दिया, मंथली बेसिस पे टीडीएस उसका डिडक्ट करना है।
एक्सेप्ट यस। तो ये हमारे जो मैंडेटरी थे वो हम लोग ने अभी बना दिए हैं। पीएफ ईएसआईसी से रिलेटेड जो है वो हम लोग बाद में करते हैं, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सो इस तरह से हमारे पे हेड बन गए। नाउ हमें सैलरी डिफाइन करनी है। सो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्टर में जाना है गेटवे ऑफ टैली से, क्योंकि क्रिएट में जो भी क्रिएट करना था वो सब हम लोग ने कर लिए हैं। यहाँ पे पेरोल वाउचर टाइप दिए हैं। अगर आपको लोकेशन वाइज, जैसे मैंने बताया, B1D का और HO का अलग अलग वाउचर टाइप बनाना है तो आप बना सकते हो, अदरवाइज नॉट नीडेड। तो नाउ विल कम टू अल्टर, क्योंकि हम लोग ने एम्प्लॉय बना दिया है। सो वी विल डिफाइन द सैलरी। अब हम उसका सैलरी डिफाइन करेंगे कि उसको बेसिक कितना मिलेगा, HRA कितना मिलेगा, वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अमिताभ, हु इज वर्किंग इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। उसका सैलरी अप्रैल 25 से बेसिक में उसको दे रहा हूँ 35,000। फिर उसको मैं DA देता हूँ 15%। उसको मैं अदर अलाउंस देता हूँ से 3,500 रुपया। फिर उसको मैं यहाँ पे वेरिएबल अलाउंस देता हूँ विच इज यूजर डिफरेंट वैल्यू, तो मैं खुद डालूंगा, यहाँ पे उस तरह से नहीं आएगा। मैं उसको इंसेंटिव नहीं देता हूँ, यानी ओवर टाइम नहीं देता हूँ, बिकॉज ही इज ऑन द सीनियर पोस्ट। फिर अगर उसका एडवांस एप्लीकेबल है तो एडवांस तो स्टाफ डाल देंगे। अगर उसने लोन लिया है तो यहाँ पे मैं उसको सिलेक्ट करके अमाउंट डाल दूंगा कि उसके लोन में से इतना अमाउंट जाएगा। पर अगर नहीं है तो मैं उसको एज इट इज रख देता हूँ, ब्लैंक छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं डालता हूँ PT ऑन सैलरी, और फिर मैं यहाँ पे डालता हूँ TDS ऑन सैलरी। तो ये मैंने एक जो अमिताभ करके एम्प्लॉय बनाया था उसका मैंने सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। देन वी विल कम टू विजया। अब विजया की जब मैं सैलरी डिफाइन करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन है F12 कॉन्फ़िगर में कि आपने जो ऑलरेडी पे स्ट्रक्चर डिफाइन किया है आपको उसको कॉपी करना है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। अलाउ कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉई, यहाँ पे मैं यस करता हूँ। यानी पहले जो प्रीवियस एम्प्लॉई बनाए हैं उसके जो उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन किया है वही मुझे कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं एंटर करता हूँ, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉई, तो कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, स्टार्ट ऑफ फ्रेश करना है तो स्टार्ट ऑफ फ्रेश कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉई ले लेते हैं। यहाँ पे जो भी अर्निंग पार्ट था आप लोग ने सब ले लिए हैं, पर यहाँ पे मैं उसको ओवर टाइम दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ओवर टाइम डाल दिया। अब इसकी जो बेसिक सैलरी रहेगी विजया की, दैट विल बी अराउंड से 18,000। उसको DA मिलेगा, बट DA में उसको 15% नहीं देना चाहता हूँ। देखिए DA को हम लोग ने बाय डिफॉल्ट 15% रखा है, लेकिन मैं ये विजया जो है उसको मैं 15% DA नहीं देना चाहता हूँ। सो मुझे परसेंटेज चेंज करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगर में एक ऑप्शन है अलाउ टू ओवरराइड स्लैब परसेंटेज, यहाँ पे यस करना है। अलाउ टू ओवरराइड स्लैब परसेंटेज, इसको मुझे यस करना है। और यहाँ पे मुझे DA में डालना है कि मुझे उसको कितना देना है। सपोज कि मैं उसको 11% देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 11 डिफाइन कर दिया। अदर अलाउंस, अब अदर अलाउंस मुझे उसको खाली 1,200 रुपया ही देना है। वेरिएबल अलाउंस, एडवांस टू स्टाफ अगर कुछ है तो, लोन टू स्टाफ, यानी मैंने उसको लोन दिया है उसमें से मैं उसका 1,500 रुपया EMI यानी अमाउंट डिडक्ट करूंगा। PT एप्लीकेबल है तो वो डिडक्ट करूंगा। TDS ऑन सैलरीज है अगर एप्लीकेबल है तो। ओवर टाइम अगर मैं उसको देता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं उसको 3 रुपीज पर OT यानी पर आवर उसको ओवर टाइम देता हूँ। या हम लोग एक काम करते हैं, 18,000 डिवाइडेड बाई 30, 600 डिवाइडेड बाई 8 यानी 75 रुपीज। तो मैं यहाँ पे उसको 75 रुपीज के हिसाब से ओवर टाइम पे करता हूँ। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। तो ये दोनों एम्प्लॉय का मैंने सैलरी डिफाइन किया। अब जैसे ही मैंने सैलरी डिफाइन किया है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाओगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स या पेरोल रिपोर्ट्स में जाओगे, आपको यहाँ पे इनकम टैक्स मिलेगा कंपटीशन बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब देखिए अमिताभ का सैलरी स्ट्रक्चर, उसकी रेजिमी यहाँ पे दिखा रहा है फॉर्म 16 में कि उसका कंपटीशन में इनकम टैक्स कितना बढ़ेगा। तो उसका टैक्स रेजिमी है न्यू रेजिमी, उसमें उसका सैलरी साल भर का हो रहा है 5,25,000।
उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है 75,000, बट उसको बाकी कोई भी यहाँ पे डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको बाकी कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, 75,000 का ये मिलेगा। अब उसका मुझे टैक्स देखना है तो मैं यहाँ पे एंटर करके टैक्स भी देख सकता हूँ। तो नए स्ट्रक्चर के हिसाब से अप टू 4 लाख रुपीज देर इज नो टैक्स। बाकी का जो 50,000 बचा है उसके ऊपर 5% टैक्स एप्लीकेबल होता है, बट अंडर सेक्शन 87 रिबेट मिल जाता है 2,500 रुपया। सो ही इज नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्स, यानी मुझे उसका कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करना है। So this is how this is created. Now we will see for the employee VGI, जिसका कि हम लोग ने ओल्ड रेजिम में फॉलो किया है। तो उसकी सैलरी हो रही है 2,54,000, बट उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000, और उसने जो पीटी के लिए अमाउंट पे किया है दैट इज 2,500, तो वो 2,500 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो उसका भी जो सैलरी है दैट इज नॉट टैक्सेबल, बट उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर जूना अमाउंट जो रहेगा वही आएगा 2,01,660 उसके ऊपर, क्योंकि ये डायरेक्ट से नीचे है तो उसके लिए कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे टैक्स नहीं आएगा। तो यहाँ तक आप लोग को सबको क्लियर हुआ? एनीवन हैविंग एनी डाउट? शॉर्टकट कीज फॉर ओपन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन F12 ही करना है आपको। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको F12 करना है, ठीक है। सो नाउ वी विल गो अहेड। What we will do is we will change the salary of Amitabh. तो अभी हम लोग यहाँ पे डिफाइन सैलरी में जाएंगे, ऑल्टर में जाके अमिताभ, और उसका सैलरी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। से फॉर एग्जांपल हम लोग उसको 1,25,000 कर देते हैं सैलरी। एंड नाउ वी विल सी द कंपटीशन। सो अगेन यहाँ से मैं ऑलरेडी करूंगा और कंपटीशन टाइप करता हूँ। तो अमिताभ को मुझे कंपटीशन देखना है। नाउ इफ यू सी कि यहाँ पे 17,67,000 उसकी सैलरी हो गई है, 75,000 का उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जबकि ऑल्ड रेजिमी में 50,000 मिलता है। तो ये मेरा टैक्स रेजिमी के हिसाब से। अब यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो ये देखिए मुझे टैक्स इतना एप्लीकेबल होगा। अब क्योंकि मेरा सैलरी टैक्सेबल है तो मुझे अंडर सेक्शन 87 है रिबेट नहीं मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि रिबेट जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, जबकि पहले वो रिबेट मिल रहा था। बट यहाँ पे अब क्योंकि मेरा टैक्सेबल सैलरी है तो मुझे यहाँ पे रिबेट नहीं मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन बिगिनिंग ऑफ द ईयर आप अपने एम्प्लॉय को बता सकते हो कि भाई आपका, अगर आप जूनियर टैक्स रेजिम फॉलो करोगे इतना टैक्स एप्लीकेबल होगा, अगर आप नया टैक्स रेजिम फॉलो करोगे तो इतना टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर एम्प्लॉय कैन डिसाइड कि भाई मुझे कौन सी टैक्स रेजिम फॉलो करनी चाहिए विच इज बेनिफिशियल टू हिम। अगर वो जूनियर टैक्स रेजिम फॉलो कर रहा है तो फिर उसको डिडक्शन मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक तो 2,500 रुपया प्रोफेशनल टैक्स का मिलता है, प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मिलता है। उसके अलावा उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे करता है या दूसरे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है तो उसका सबका डिडक्शन मिलता है, जबकि न्यू टैक्स रेजिम में वो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है सामने। नाउ वी विल सी के सैलरी कैसे प्रोसेस करनी है। तो सबसे पहले आपको जाना है वाउचर्स में। वाउचर्स में अब मैं एज्यूम करता हूँ कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर।
मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले एक पेमेंट वाउचर एंट्री करता हूँ, से फॉर एग्जांपल 12 तारीख को मैंने विजया को एक 25,000 का लोन दिया है। तो यहाँ पे मुझे उसका नाम सिलेक्ट करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, और यहाँ पे उसका नाम आना चाहिए। एक चेंज करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या चेंज करना है। ऑल्टर मास्टर में जाके यहाँ पे जो कैटेगरी है फैक्ट्री बीओडी, यहाँ पे अलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स, इसको यस करना पड़ेगा, क्योंकि जो रेवेन्यू आइटम्स है दैट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट नॉन रेवेन्यू आइटम्स है बैलेंस शीट में आ जाती है। एडवांस टू स्टाफ इज बिलोंगिंग टू नॉन रेवेन्यू आइटम्स, तो इसको मुझे यहाँ पे यस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैं इसको यस कर देता हूँ। सेम वे एचओ मुंबई में भी कर देता हूँ, इनकेस अगर एप्लीकेबल होता है तो। अब मैं यहाँ पे देखिए फैक्ट्री भिवंडी आ गया। अब फैक्ट्री भिवंडी में ये विजय आ गया, तो विजय को मैंने 25,000 का लोन दिया है। और मैंने फिर उसको वापस एक 22 तारीख को या 23 तारीख को दिस इज नॉट एडवांस, दिस इज लोन टू स्टाफ, मैंने 25,000 का उसको लोन दिया है। और फिर मैंने उसको अगेन 28 को एक 3,000 रुपया एडवांस दिया है, अगेन फैक्ट्री भिवंडी विजय। तो इस तरह से उसका 2 एंट्री हो गया। नाउ इफ यू वांट टू सी कि आपको किसके पास से कितना लोन का पैसा लेना है या किसके पास से मुझे कितना एडवांस का अमाउंट कलेक्ट करना है स्टाफ के पास से, तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, फीचर्स में जाके मुझे यहाँ पे एक कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन एनेबल करना पड़ेगा। फीचर्स में एफएलएन में जाके मुझे कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन एनेबल करना है। जब ये मैं ऑप्शन एनेबल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट्स में, और कॉस्ट सेंटर में मुझे यहाँ पे लेजर बैकअप चाहिए, तो मैं लेजर बैकअप ले सकता हूँ कि मुझे एडवांस कितना लेना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे विजया से, जो कि बीओडी फैक्ट्री में काम कर रही है, उसको मैंने 3,000 रुपया दिया है, तो मुझे 3,000 रुपया उसके पास से लेना है। सेम वे यहाँ पे मैं जाके लोन टू स्टाफ करूंगा तो यहाँ पे मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे उससे 25,000 रुपया लोन का भी रिकवर करना है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। आपने कितना रिसीव करना था, आपने यानी ओपनिंग कितना था, उसके बाद आपने कितना कलेक्ट किया है और कितना बैलेंस है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो दिस इज हाउ दिस एंट्री विल गेट पोस्टेड, बिकॉज एडवांस और लोन तो ड्यूरिंग द मंथ ही होता है, बाद में हम लोग उसका रिकवरी करते हैं। तो नाउ विल गो फॉर सैलरी प्रोसेस। तो वाउचर्स में जाएंगे सबसे पहले, देन वी विल सी, यहाँ पे डेट चेंज करते हैं 30 अप्रैल, क्योंकि मंथ एंड में हम लोग सैलरी प्रोसेस करेंगे। अदर वाउचर्स F10 करना है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे अटेंडेंस डालना है। अब अटेंडेंस में देखो यहाँ पे, क्योंकि अभी तो फिलहाल 2 एम्प्लॉय है तो मैं मैन्युअली भी डाल सकता हूँ, बट अगर ज्यादा एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पे ऑटो फिल करके जो ऑप्शन है Ctrl+F, उसको भी आप यूज कर सकते हो। अटेंडेंस ऑटो फिल 30 अप्रैल। सबसे पहले मुझे फैक्ट्री भिवंडी का डालना है तो मैं फैक्ट्री भिवंडी भी डाल सकता हूँ, या मुझे एचओ मुंबई का डालना है तो वो भी डाल सकता हूँ, या मुझे सबका साथ में डालना है तो वो भी डाल सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एब्सेंट डालना है, पेड लीव डालना है, क्या डालना है वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मुझे एब्सेंट डालना है तो मुझे
2 दिन का एब्सेंट डालना है, तो मैं यहाँ पे 2 दिन का एब्सेंट डालूंगा तो उसकी सैलरी वही सबसे डिडक्ट हो जाएगी। बट अमिताभ का छुट्टी मुझे नहीं डालना है, तो मैं यहाँ पे उसको स्पेस बार करके हटा दूंगा, तो खाली विजय की 2 दिन की छुट्टी आ जाएगी। तो ये एक तरीका हुआ अटेंडेंस डालने का। एक तरीका जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मैं विजय सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको मैं पेड लीव देता हूँ, तो मैं एक पेड लीव भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मैन्युअली भी इस तरह से फिलअप कर सकता हूँ। सो इट इज अप टू यू हाउ यू आर कंफर्टेबल, यू कैन यूज दिस ऑप्शन ऑटोफिल। अगर आपको चाहिए तो आप ऑटोफिल भी यूज कर सकते हो, या आपको मैन्युअली करके एक एक करके एंटर करना है तो दैट ऑल्सो इज पॉसिबल। सो यहाँ पे मैंने उसको सेव कर दिया। अब हम लोग आ जाते हैं पेरोल पे। सो यहीं पे F10 में पेरोल पे जाना है। यहाँ पे ऑटोफिल का ऑप्शन है, तो यू विल सिलेक्ट ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल। सबसे पहले यूजर डिफाइंड वैल्यू जो होती है वो हमें डालनी होती है, तो हम लोग पहले यहाँ पे यूजर डिफाइंड करेंगे। उसके बाद ईएसआईसी की एंट्री आएगी, तो ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन की एंट्री आएगी। एनपीएस अगर एप्लीकेबल है तो एनपीएस कंट्रीब्यूशन, यानी जो एम्प्लॉयर का पार्ट है वो यहाँ से प्रोसेस होगा। पीएफ का कंट्रीब्यूशन पार्ट होगा, और यहाँ पे सैलरी का। सो हम लोग यहाँ पे यूजर डिफाइंड वैल्यू डालते हैं पहले। अब यहाँ पे भी ये है कि मुझे फैक्ट्री का सैलरी अलग से प्रोसेस करना है और मुझे एचए का सैलरी अलग से प्रोसेस करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी करूंगा तो सबका सैलरी साथ में प्रोसेस होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू आर कंफर्टेबल। अगर आपको लगता है कि पहले मुझे फैक्ट्री का करना है तो यू कैन डू दिस फॉर फैक्ट्री। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, जितने एम्प्लॉइज हैं वो सारे एम्प्लॉइज लेने हैं तो ऑल आइटम्स, या सिलेक्टेड एम्प्लॉइज लेने हैं तो आपको फिर एक 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 करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं विजय एक एम्प्लॉय का तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट सारे एम्प्लॉयज का चाहिए तो ऑल एम्प्लॉयज। आपको सॉर्टिंग कैसे करना है, एम्प्लॉय नंबर वाइज करना है या एम्प्लॉय नेम वाइज, तो अभी हम लोग ने फिलहाल एम्प्लॉय नेम वाइज रखते हैं। और ये क्रेडिट किसको करेंगे, तो सैलरी पेबल अकाउंट हो जाएगा। सो यू कैन क्रिएट वन मोर पे हेड फॉर सैलरी पेबल। अब बट ये जो है मैं लेजर मास्टर से क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि मुझे विजय को क्या क्या पे करना है। सो मुझे वेरिएबल अलाउंस पे करना है, आई पे से 1000 रुपीज वेरिएबल पे करता हूँ। और एडवांस टू स्टाफ, अगर मैंने उसको 3000 रुपया दिया था, हो सकता है कि उसने मुझे रिक्वेस्ट की है तो मैंने उसका 1500 रुपया एडवांस डिडक्ट किया। तो दिस इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड वैल्यू, यानी वैल्यू मैं डिसाइड करके यहाँ पे मैन्युअल वैल्यू ऐड करूंगा। तो ये विजय को हो गया। नाउ अगेन कम टू ऑटोफिल, एज पेरोल ऑटोफिल, सैलरी, डिक्लेयर्ड वैल्यू, एंड देन आई सेलेक्ट एचओ मुंबई। और एचओ मुंबई में अकाउंट्स डिपार्टमेंट का मुझे खाली करना है, तो आई सेलेक्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उसमें जितने भी एम्प्लॉइज है सब आ जाएंगे। और सैलरी पेबल, क्योंकि इनका कोई यूजर डिफाइंड वैल्यू अपन ने नहीं रखा है। स्टिल अगेन आई चेक वन मोर टाइम, ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल, यूजर डिफाइंड। यहाँ पे मैं अमिताभ ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सैलरी पेबल। सो इनका भी वेरिएबल अलाउंस है, तो वो आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे उसको 4000 रुपया वेरिएबल अलाउंस दे रहा हूँ और उसका एडवांस कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे एडवांस कुछ भी नहीं डालता हूँ एक्सेप्ट यस। तो ये मेरा यूजर डिफरेंट वैल्यूज मैंने फिलअप कर दिया। नाउ कमिंग टू अगेन ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल, सैलरी। अब मुझे सबसे पहले फैक्ट्री का सैलरी प्रोसेस करना है, सारे एम्प्लॉयज का एक साथ में करना है, तो और आइटम्स, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे मुझे सैलरी पेबल। तो अब आप देखो यहाँ पे, क्योंकि मैं उसको 18,000 का मैंने सैलरी फिक्स किया था, बट 2 दिन का उसका लीव डिडक्ट किया है, इसके लिए 16,800 रुपया आ रहा है। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट भी करोगे तो 18,000 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 29 डेज, तो 16,838 हो रहा है समथिंग अमाउंट ये है, वो हम लोग चेक करते हैं। तो 18,000 में से 31 डेज, अगर मैं 30 डेज करता हूँ तो 600 इंटू 29 डेज, सो 17,400 आ रहा है। तो दिस इज आई थिंक नियरेस्ट फिगर, वो हम लोग चेक करते हैं क्योंकि उसका एक दिन का पेड लीव भी है, प्लस उसका डीए। अब डीए देखते हैं 16,800 के ऊपर 11%।
तो 16,800 इंटू 11%, क्योंकि मैंने उसको 11% डीए दिया है, तो 16,800 इंटू 11%, तो ये 1848 अमाउंट बराबर आ गई है, देखिए यहाँ पे। सो दिस फिगर इज ऑल्सो मैचिंग। अदर अलाउंस उसको मैं 1200 रुपया दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैंने 1500 रुपया उसका डिडक्ट करना है, तो इट इज अ फ्लैट अमाउंट थी, इसके लिए ऑटोमेटिक 1500 रुपया आ गया, और यहाँ पे उसका पीटी भी एप्लीकेबल है, तो 200 रुपया पीटी का भी डिडक्ट हो गया। यहाँ पे क्योंकि उसका टीडीएस कोई एप्लीकेबल नहीं है, और उसको मैंने कोई ओवर टाइम नहीं दिया है। अगर मुझे ओवर टाइम देना है तो वो भी मैं आपको प्रोसेस करके दिखाता हूँ। अगर आई कम टू वाउचर्स, आई सिलेक्ट अदर वाउचर्स, और यहाँ पे अटेंडेंस में मुझे वीजीएफ को ओवर टाइम देना है, तो मैं आवर्स सिलेक्ट करता हूँ, कितना घंटा काम किया है, 2.30 आवर्स। सो मैंने यहाँ पे डाल दिया इस तरह से 2.30 आवर्स। अब उसका ओवर टाइम भी कैलकुलेट कर देते हैं। सो अगेन आई विल कम टू ऑटोफिल, अदर वाउचर्स, पेरोल, ऑटोफिल, यहाँ पे आई सिलेक्ट सैलरी, आई सिलेक्ट फैक्ट्री BUND, और आइटम्स एंड सैलरी पेबल। सो अब यहाँ पे देखिए उसका ओवर टाइम भी आ गया है। सो ओवर टाइम भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि उसका अगर 18,000, 16,800 डिवाइडेड बाई 8, सॉरी 30 डेज का आएगा। क्या ओवर टाइम अपने 75 रुपीज का ओवर टाइम रखता है, तो 75 इंटू 2.30, तो इट इज 173 रुपीज। तो वो 173 रुपीज भी आपको बराबर यहाँ पे मिल गए हैं। नाउ वी विल चेक इन द पे स्लिप। सो डिस्प्ले पे स्लिप एंड यू सिलेक्ट अ फैक्ट्री BUND। उसमें सारे एम्प्लॉइज का अगर आपको पे स्लिप एक साथ में मेल करना तो आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन सिलेक्ट अ सिंगल एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आपका सिंगल एम्प्लॉय का आएगा, यहाँ पे 2 दिन का एब्सेंट है, 2.30 आवर्स का उसका ओवर टाइम है, और 1 डे उसने उसका पेड लीव है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सारा अर्निंग पार्ट है, ये सारा डिडक्शन पार्ट है। तो उसका 1500 रुपया मैंने एडवांस डिडक्ट किया है, 1500 रुपया लोन डिडक्ट किया है, 200 रुपया पीटी का एप्लीकेबल हो गया। तो टोटल उसका अर्निंग था 21,021, उसमें से 3,200 का डिडक्शन हो गया। सो नेट अमाउंट टू बी पेड इज 17,821। दिस इज हाउ दिस प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड। यहाँ पे अभी हम लोग ने पीटी और ESIC नहीं ऐड किए हैं, वो भी हम लोग ऐड करके चेक करेंगे, बट दिस इज हाउ दिस इज process of payroll works. Now we will process for the Amitabh also. So again, I'll come to autofill. I'll say payroll autofill, salary. मुझे HO मुंबई, इसमें ऑल एम्प्लॉइज लेना है तो ऑल एम्प्लॉइज, यहाँ अमिताभ लेना है तो अमिताभ, एंटर, एंड सैलरी पेबल। सो नाउ इफ यू कैन सी ओवर हियर, इनका 1,25,000 का सैलरी है, उनको DA जो 15% देते हैं वो 18,750 है, अदर अलाउ 3,500 है, उनका लोन कुछ भी नहीं था, उनका एडवांस नहीं था, तो कुछ भी यहाँ पे आया नहीं है। पीटी ऑन सैलरी 200 रुपया उनका एप्लीकेबल है, तो वो आ गया है, और TDS जो भी उनका एप्लीकेबल है 12,827 यहाँ पे आ गया है, बिकॉज ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ डिडक्शन। सो पीटी का जो डिडक्शन विजय एम्प्लॉय को मिला था, वो बेनिफिट इसको अमिताभ को नहीं मिलेगा, बिकॉज अमिताभ इज फॉलोइंग अ न्यू टैक्स रेजिम। तो यहाँ पे उसका टैक्स जो 12,827 है वो यहाँ पे शो हो रहा है डिडक्ट होके। नाउ वी चेक द पे स्लिप, डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट पे स्लिप और HO मुंबई अमिताभ। सो ये इस तरह से अमिताभ का पे स्लिप भी आ गया है, यहाँ पे उसका सारी डिटेल्स आती है, यहाँ पे उसका पैन नंबर, UN नंबर, जो भी सब आप डालोगे वो सब आ जाएगा, और यहाँ पे उसका 150 और 250 का अर्निंग है, और उसका डिडक्शन है 13,027। सो 138,223 इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू द एम्प्लॉई। सो ये मेरा सैलरी हो गया कैलकुलेशन, और ये मेरा पे स्लिप भी हो गया। नाउ वी विल मेक द पेमेंट टू द एम्प्लॉई। सो आई विल गो टू वाउचर्स,
आई विल से F5 पेमेंट में जाके ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, अगर ईएसआईसी का पेमेंट करेंगे तो ईएसआईसी आएगा, इनकम टैक्स आएगा तो इनकम टैक्स का पे आएगा, एनपीएस का पेमेंट करेंगे तो वैसे आएगा, पीएफ का आएगा, पीटी का आएगा, बट प्रेजेंटली वी आर पेइंग फॉर द सैलरी। तो यहाँ पे डेट आ गया, यहाँ पे कौन से मंथ का सैलरी पे कर रहे हैं और कब आप वाउचर प्रोसेस कर रहे हो, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। अगर आप 30 तारीख को प्रोसेस कर रहे हो सैलरी और 30 तारीख को पेमेंट कर रहे हो तो 30 तारीख आएगा, बट अगर आप जो नेक्स्ट मंथ की 5th को पे कर रहे हो तो अगेन यू विल हैव टू चेंज द डेट ओवर हियर के यू आर पेइंग ऑन 5th ऑफ May। अगेन ऑटोफिल, सैलरी में जाएंगे पेमेंट में, पेरोल ऑटोफिल, यहाँ पे भी मैं डेट चेंज करूँगा 5th ऑफ May। सबसे पहले किसका पे करना है, फैक्ट्री भिवंडी का पे करना है, तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल आइटम्स, पेरोल लेजर, यानी कौन से अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, तो सैलरी पेमेंट को डेबिट होगा क्योंकि बैंक क्रेडिट होगी। और अगर आपने एम्प्लॉय का बैंक का डिटेल्स डाला है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आप कौन से बैंक से पे कर रहे हो, पंजाब नेशनल बैंक से, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। यूज मोड ऑफ पेमेंट और ट्रांजेक्शन टाइप, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। बेसिकली एम्प्लॉय के लिए जो एम्प्लॉय मास्टर आपने बनाया है उसमें जो डिफाइन किया है उसके हिसाब से एलोकेशन चाहिए, तो अगर नहीं डाला है तो आप उसको नो रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए उसका 17,821 रुपये का ये पेमेंट हो चुका है यहाँ पे। तो दिस इज हाउ यू आर प्रोसेसिंग द सैलरी, ये पेमेंट हो गया है। वी विल सी फॉर अमिताभ ऑल्सो, पेरोल ऑटोफिल, सैलरी पेमेंट, अगेन अप्रैल 25 से अप्रैल 25 यानी उस मंथ का सैलरी पे करना है। 5th ऑफ May को HO मुंबई, अमिताभ, सैलरी पेबल, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक से पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो ये सैलरी पे हो चुकी है और ये जो करंट बैलेंस है सैलरी पेबल का दैट हैज बिकम 0, तो यहाँ पे ये 0 हो गया है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो दिस इज हाउ वी आर प्रोसेसिंग द सैलरी। नाउ इफ यू कम टू बैलेंस शीट, यहाँ पे आप देखोगे करंट लायबिलिटीज में तो आपका पीटी का लायबिलिटी दिखाई देगा, आपका टीडीएस का लायबिलिटी दिखाई देगा, बट देयर इज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स सैलरी पेबल बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड द सैलरी। करंट असेट्स में आप देखोगे तो लोन टू स्टाफ आपका जो था लोन्स एंड एडवांसेस, तो यहाँ पे आपको ये अमाउंट मिल जाती है कि 23,500 आपको लोन लेना है, लोन का अमाउंट रिकवर करना है और एडवांस में आपका 1,500 रुपया रिकवर करना है। बट यहाँ पे आपके ओवरऑल फिगर्स रिफ्लेक्ट होंगे। अगर आपको जैसे मैंने बताया कि एम्प्लॉय वाइज फिगर फाइंड आउट करनी है तो यू विल हैव टू गो टू डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर्स, और यहाँ पे लेजर ब्रेकअप में जाके आप चेक कर सकते हो। जैसे मुझे सबसे पहले एडवांस टू स्टाफ देखना है कि कौन से एम्प्लॉय का मुझे एडवांस का पैसा रिसीव करना बाकी है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपने 3,000 रुपया दिया था, उसमें से आपने 1,500 रुपया रिकवर किया है, आपका 1,500 बाकी है। अगेन यू विल कम टू लोन टू स्टाफ, यहाँ पे आप देखोगे तो 25,000 रुपया आपने पे किया था, उसमें से 1,500 आपने रिकवर किया है। सो नाउ यू विल हैव टू रिकवर 23,500। सो दिस इज द बैलेंस। बट अगर आप यहाँ पे अकाउंट बुक्स में लेजर में जाके आप देखोगे सैलरी पेबल अकाउंट, तो यहाँ पे सैलरी पेबल अकाउंट आपका जो डेबिट था 156,044 अप्रैल का, सॉरी क्रेडिट जो था पेबल था वो आपने यहाँ पे उनको पे कर दिया है। सो 1,56,544 आपने डिडक्ट किया, पेबल था वो आपने यहाँ पे कर दिया है। तो दिस इज ऑल्सो गॉट नलिफाइड। नाउ आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आओगे तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें सैलरीज टू स्टाफ, और यहाँ पे आप करोगे एंटर तो आपको यहाँ पे ये बाइफर्केशन मिल जाएगा कि सैलरीज टू स्टाफ में कौन से आपके लेजर हेड है जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो इस तरह से आपका ये सैलरी प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे और भी सारे रिपोर्ट्स है, पेरोल रिपोर्ट्स में आप जाओगे तो पे स्लिप है, दिस इज अ पे शीट। आपको अगेन कैटेगरी वाइज या आपको डिवीजन वाइज ब्रांच वाइज चाहिए तो ब्रांच वाइज, एचओ वाइज से एचओ वाइज आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ ऑल आइटम्स, तो यहाँ पे मुझे अप्रैल 25 में मैंने कितना सैलरी प्रोसेस किया है वो सब मिल जाता है, कौन से एम्प्लॉय को कितना दिया, कितना अर्निंग हुआ उनको, और मैंने कितना टोटल उनके सैलरी से डिडक्शन किया और मैंने नेट कितना पे किया। दिस इज हाउ इट विल गेट रिफ्लेक्टेड ओवर हियर। अगर आपको चाहिए कि सब एम्प्लॉय का एक साथ में चाहिए तो अगेन यू सिलेक्ट प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ऑल आइटम्स। तो यहाँ पे सॉरी क्योंकि मैंने उसको बाइफरकेट किया है, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है।
HO मुंबई, यहाँ पे मैं अमिताभ सिलेक्ट करता हूँ। सो अमिताभ का भी यहाँ पे पूरा फिगर आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा कि आपने कितना उसका उसका अर्निंग हुआ है, कितना आपने डिडक्ट किया है और कितना उसको पेबल है। तो ये यहाँ पे आपका सैलरी हो गया। देन वी हैव अटेंडेंस शीट, यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इसका 2 एब्सेंट है, उसने 2.5 घंटा ओवर टाइम किया था और 1 डे का पेड लीव है। जैसे जैसे मंथ प्रोसेस होते जाएंगे यहाँ पे ये अमाउंट प्लस होती जाएगी, यानी यहाँ की जो वैल्यूज है वो हो सकता है प्लस होती जाएगी। अगर उसने नेक्स्ट मंथ में भी एब्सेंट छुट्टी ली है तो उसकी एब्सेंट बढ़ सकती है। अगर आप उसको पेड लीव में एडजस्ट कर रहे हो तो वो हिसाब से यहाँ पे आपने अगर उसको ओवर टाइम दिया है, हो सकता है कि लास्ट मंथ उसने अप्रैल में 2.3 आवर्स किया, बट उसके नेक्स्ट मंथ में उसने 3 आवर्स किया या 3.5 आवर्स किया, जो भी है वो हिसाब से आपका यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगा, वो वैल्यूज प्लस होती जाएगी। पेमेंट एडवाइस, अगेन इफ यू वांट यू कैन गिव इट टू बैंक। बैंक पे आपको पेमेंट एडवाइस देनी पड़ती है, तो वो भी यहाँ पे आपको इस तरह से फिलअप होके मिल जाएगा। अभी क्योंकि खाली एक ही एम्प्लॉय का है तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स आ गया है। अगर बैंक डिटेल्स वगैरह फिलअप करते थे तो वो भी यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाता था, ताकि मैं बैंक को लेटर दे सकूँ। एम्प्लॉय के ईमेल आईडीज नहीं डाले हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगेन कमिंग टू स्टेट्यूटरी पार्ट, समरी रिपोर्ट्स में आप जाओगे एंड यू सिलेक्ट अप्रैल 25 टू अप्रैल 25, तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि आपको 400 रुपया पीटी का देना है और जो इनकम टैक्स है उसका 12,827 रुपये आपको पे करना है। तो अगेन इफ यू वांट यू कैन कम टू वाउचर्स। अभी जैसे ये 5th में है, मैं 5th में कोई सारा प्रोसेस कर रहा हूँ, तो अगेन आई कम टू ऑटोफिल, आज से पेरोल ऑटोफिल। यहाँ पे सबसे पहले मुझे पीटी का पेमेंट करना है तो आज सेलेक्ट पीटी पेमेंट अप्रैल 25 to April 25. I'm paying on 5th of May. Again, you can select factory B1D या प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में तो नहीं आएगा, फैक्ट्री B1D और आइटम्स पीटी ऑन सैलरी और पंजाब नेशनल बैंक से। सो ये 200 रुपये मैंने यहाँ से पे कर दिया इसका। अगेन ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल, सैलरी पेमेंट नहीं आएगा, पीटी पेमेंट अप्रैल 25 5th में। अगेन HO मुंबई, अमिताभ, पीटी ऑन सैलरी एंड पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे इसका भी 200 रुपया पे हो गया। FLC डिस्प्ले स्टेट्यूटरी रिपोर्ट्स, पेरोल रिपोर्ट समरी, तो यहाँ पे अप्रैल 25 का मैं रिपोर्ट अगर देखता हूँ तो 400 रुपया मैंने जो डिडक्ट किया था पेबल था वो मैंने पे कर दिया है, बट स्टिल बिकॉज आई हैव नॉट पेड फॉर द इनकम टैक्स, यानी जो इनकम टैक्स का अमाउंट मैंने डिडक्ट किया है बट मैंने अभी तक उसको पे नहीं किया है, इसके लिए यहाँ पे वो अभी भी पेबल में दिखा रहा है। तो ये भी आपको एक रिपोर्ट मिल जाता है। अगेन यू कैन प्रेस ऑल्ट जी एंड यू कैन प्रेस क्रिएट अ वाउचर फ्रॉम हियर एंड यू कैन पे द लायबिलिटी। फिर आपका प्रोविडेंट फंड है, यहाँ पे आपका इनकम टैक्स का रिपोर्ट मिल जाएगा, कंपटीशन है, ये सारे रिपोर्ट्स है स्टेट्यूटरी विच वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट सेशन। तो आई नो के ऑलरेडी मैंने आपका एक आधा घंटा ज़्यादा ले लिया है। इट वॉज सपोज टू बी कंप्लीटेड बाय 4:30, बट एज आई सेड इन द बिगिनिंग इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज भी आ गए थे बीच में कि वॉइस मेरी नहीं आपको सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ा था, बट नाउ इट इज ऑडिबल। तो जितना था मैंने आपको बताया है, बेसिक जो आपका कॉन्फ़िगरेशन था वो मैंने आपको बताया है। आई होप कि आप लोग को उसमें समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप यहाँ पे चैट बॉक्स में भी क्वेरी ये कर सकते हैं। यस डेफिनेटली वी आर गोइंग टू शेयर द रिकॉर्डिंग्स, ओनली द थिंग इज कि वी नीड योर ईमेल आईडी, योर कॉन्टैक्ट नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर। so request you to please share your contact details. We will definitely send you this video recording for today's session. And in case अगर आपको कुछ queries आती है, you can contact on our office landline number, that is support desk 022 626 33 999. You can contact on our landline support desk number, that is 022 626 33 999. Alternatively, you can send a mail to us, support@firstbase.co.in. If you want, I'll type it out over here, 022 626 33 999, or you can mail it to us on support@
firstbase.co.in. So yes, definitely we will share the recordings and we will update you के जो आगे का पेरोल का सेशन है वो हम लोग कब करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि पीएफ ईएसआईसी का डिडक्शन कैसे होगा, उसका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, साइमल्टेनियसली आपका जो बाकी का स्टेचुटरी पार्ट है वो भी हम लोग उसमें कवर करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे ओल्ड रेजिम फॉलो करते हैं तो उसका डिक्लेरेशन वगैरह कैसे हमें वहाँ पे डिफाइन करना है वो सब हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे. रिगार्डिंग दैट वी विल डेफिनेटली अपडेट यू. सो आई पर्सनली रिक्वेस्ट कि आज जिन्होंने भी सेशन अटेंड किया है प्लीज डू ज्वाइन दैट सेशन. तो आपका एक पेरोल का पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा. In case if you need कि our executive should come to your office and give you the training, because we understand कि ये 1-1.5 घंटे के सेशन में इतना डिटेल में नहीं समझ में आता है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है. So you can send a request on our email ID also. Our executive will visit you at your office and yes definitely we'll give you a training. तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1-2 घंटे 3 घंटे का सेशन रखेंगे जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस वापस से बताएंगे. यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑन इट एंड देन यू प्रैक्टिस आउट. आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने एंड से उसको इम्प्लीमेंट कीजिए एंड फिर आगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे का सेशन भी कर सकते हैं उसके ऊपर. तो वो होगा आपके ऑफिस में होगा. ये ऑनलाइन सेशन था, टाइम लिमिट थी तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे फास्ट पेस लेना पड़ा है. बट यस डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. आप अगर पेरोल इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो टैली में, अगर पॉसिबल है तो आप कर सकते हैं. और पेरोल से रिलेटेड या कोई भी टैली से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है या कुछ भी सपोर्ट चाहिए, प्लीज डू लेट अस नो. जिनका भी टीएसएस एक्सपायर हो चुका है रिक्वेस्ट कि आप टीएसएस रिन्यू करवा लीजिए, बिकॉज स्टैट्यूटरी अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आपको टीएसएस रिन्यू करना पड़ेगा और आपका रिलीज जो है वो अपडेट करना पड़ेगा. टैली इज अवेलेबल ऑन AWS यानी क्लाउड पे भी टैली अवेलेबल है. You can use a WhatsApp feature in Tally. That also feature is also available. Going forward, there is a Bharat Connect facility is available coming up in Tally. So उसमें बेसिकली ऐसा होगा कि आपका टैली का सीरियल नंबर और आपके सप्लायर या आपके कस्टमर का सीरियल नंबर अगर लिंक कर देंगे भारत कनेक्ट के थ्रू, तो आपके कस्टमर को जो भी आप बिलिंग करोगे दैट बिलिंग विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर कस्टमर्स टैली सीरियल नंबर. यानी उनका जो टैली जो यूज कर रहे हैं उस पर वहां पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और जैसे ही वो वहां से उसको एक्सेप्ट करेंगे उनके सिस्टम में उसका परचेज एंट्री हो जाएगा. सो भारत कनेक्ट विल हेल्प यू इन दैट वे. जब आपका कस्टमर आपको पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट की डिटेल्स आपके सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वही पेमेंट को आप एज अ रिसिप्ट यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो. सेम सिनेरियो वाइस वर्सा करके देखते हैं कि आपका सप्लायर जो है वो आपके ऊपर बिल रेज करता है, जैसे लाइक फर्स्ट बेस. सो वी बीइंग अ सप्लायर एज सुन एज वी रेज अ इनवॉइस ऑन यू दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन योर सिस्टम. वंस यू एक्सेप्ट इट तो आपके यहाँ पे वो परचेज एंट्री हो जाएगी. फिर जब आप हमें पेमेंट करोगे तो हमारे यहाँ पे एज अ रिसिप्ट हमें रिफ्लेक्ट होगा तो हम एज अ रिसिप्ट उसको एंट्री कर सकते हैं. सो भारत कनेक्ट इज ऑल्सो न्यू फीचर विच इज कमिंग अप इन टैली. उसके अलावा आपने सुना होगा कनेक्टेड बैंकिंग का फीचर आया हुआ है टैली में. 2 बैंक प्रेजेंटली सपोर्टेड है, दैट इज कोटक बैंक एंड एक्सिस बैंक. सो अगर आपके इनमें अकाउंट है तो यू कैन यूज दैट कनेक्टेड बैंकिंग, जिसमें आपका आप बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हो, उसमें आपका स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो और ऑटो रिकंसिलेशन भी हो सकता है. There is a news के release 7.0 will be coming up in short time probably, जिसमें आपको ई पेमेंट की फैसिलिटी भी मिल जाएगी. सो काफी सारे अपडेट्स आ रहे हैं टैली में. आप अपना टीएसएस रिन्यू करवा, अगर एक्सपायर्ड है तो रिन्यू करवा लीजिए, रिलीज अपडेट करवा लीजिए. जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे चेंजेस आए हैं. सो होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. थोड़ी सी जो इनकन्वीनियंस बीच में हुई थी उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट यस नेक्स्ट टाइम वी विल टेक केयर के इस तरह के कोई इश्यूज टेक्निकल ना आए. बट अगेन दैट इज नॉट इन आवर हैंड, टेक्निकल इज टेक्निकल. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड वंस अगेन सॉरी फॉर थोड़ा सा जो डिले हुआ है सेशन मुझे स्ट्रेच करना पड़ा. सो प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डू गिव योर फीडबैक सो दैट आपको सेशन कैसा लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट्स वगैरह चाहिए या आपके कोई टॉपिक्स है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि हम लोग सेशन अरेंज करें,
So you can suggest for that also. You can drop a mail also. We will send you the feedback form also. And yes, you can share this मीटिंग लिंक जो नेक्स्ट सेशन होगा उसकी मीटिंग लिंक आप अपने फ्रेंड सर्कल से, आपके रिलेटिव से, या आपके जो भी जानने पहचानने वाले आपके सप्लायर है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो अगर वो सेशन ज्वाइन कर से. तो वी डेफिनेटली वेलकम देम फॉर द सेशन. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे. थैंक यू.